बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेनापति द्वारा रचित श्लेष वर्णन एवं श्रृंगार वर्णन का अध्ययन करेंगे। इन पंक्तियों की व्याख्या पढ़ेंगे। पहला पद है श्लेष वर्णन का। देखें छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरबर सब ही को रूप हरियो हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक भानो परियो हैं। दारुण तरनी तरह नदी सुख पावे सब, सिरी घन छाह चाही बोई चित धरियो हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीसम विषम बरखा की सम करियो हैं। इसमें कवि सेनापति ने श्लेष वर्णन द्वारा गर्मी और वर्षा इन दोनों ऋतुओं का एक साथ चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। इसमें कुछ शब्दों के जो अर्थ हैं, क्षिति कहते हैं धरती को, अंबर आकाश, तरवर मतलब कहते हैं बड़े वृक्ष, झर कहते हैं झरी को, तरनी कहते हैं सूर्य को, और सीरी कहते हैं शीतल को, है ना। एक हरियो मतलब हुआ हरे भरे रंग का, एक हरियो मतलब हुआ उसका रूप हरण कर लिया है। ऐसे श्लेष का कवि सेनापति ने प्रयोग किया। तो पहला हम अर्थ ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। कह रहे हैं कवि, देखो छित अंबर जले हैं चारी ओर छोर, कह रहे हैं धरती और आकाश चारों ओर छोर अत्यधिक प्रचंड गर्मी के कारण जल रहे हैं। प्रचंड गर्मी इतनी फैल रही है कि इस भीषण गर्मी में सभी पेड़ पौधे की हरितिमा को हर लिया गया है। तीन मतलब घास तरवर वृक्ष सबको ही रूप हरियो हैं। गर्मी के कारण से धरती और आकाश चारों ओर इतनी जलन फैली हुई है जो कि सभी पेड़ पौधों की हरितिमा लुप्त हो गई है, सूख गई है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक भानियो परियो हैं। कह रहे हैं इस ग्रीष्म काल में सर्वत्र ताप और लू फैल रहा है और उसकी लपट दावाग्नि की भांति अतीब तीव्र बनती जा रही है, और तथा तेज गर्म हवा से सभी प्राणियों के शरीर तपाए जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं महाझर लागी ज्योत भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक भानियो परियो हैं। और कह रहे हैं तेज गर्म हवा से सभी प्राणियों के शरीर तपाए जा रहे हैं। दारुनी तरनी तरह नदी सुख पावे सब, सिरी घन छाह चाही बोको चित धरियो हैं। कह रहे हैं सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोग नदी के जल का उपयोग करते हैं। दारुण तरनी, तरनी कहते हैं सूर्य को, तरह नदी सुख पावे सब, सभी नदी में स्नान करते हैं, चाहते हैं गर्मी से बचाव हो, नदी में डुबकी लगाएं। सिरी घन छाह चाही बो चित धरियो हैं। और कह रहे हैं पेड़ पौधे की घनी छाया में रहने की मन में अभिलाषा करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीसम विषम बरखा की सम करियो हैं। कह रहे सेनापति कहते हैं इस प्रकार मेरी कविता रचना का यह चमत्कार है कि ग्रीष्म ऋतु भी वर्षा के समान श्रेष्ठ पदों वाला वर्णित की गई है। और दूसरा पक्ष है वर्षा ऋतु के पक्ष में। कह रहे हैं देखी छित अंबर जले हैं चारी ओर छोर। एक जले मतलब जलने के अर्थ में, एक जले का मतलब जल ही जल चारों ओर दिखाई दे रहा है। धरती और आकाश सब ओर जल ही जल इस तरह दिखाई दे रहे हैं कि मानो जल प्रलय से वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को उजाड़ दिया है। जो ऐसी स्थिति बनी सी बाढ़ की स्थिति बन गई। देखी छित अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तीन तरवर सबको रूप हरे। इतनी बारिश हुई है कि सभी पेड़ पौधे उस बारिश में आकंठ डूबे हुए लग रहे हैं, उजाड़ से प्रतीत हो रहे हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक भानो परो हैं। इस काल में वर्षा की झरी सदा ही लगी रहती है और यह क्रम भादों के महीने तक चलता रहता है। उसके बाद ही सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है। जलद कहते हैं बादल को, है ना। दारुनी तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सिरी घन छाह चाही वो को चित धरियो हैं। कह रहे हैं वर्षा काल में बादलों की घटा
से चारों ओर जल का सिंचन होता है और नदी को नाव में सवार होकर पार करना कठिन हो जाता है। दारुण तरिन तर नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाहे वो को चित धरियो हैं। और इस काल में लोग बादलों की छाया में रहते हैं और अपने अपने शरीर को जल वर्षण से बचाने की अभिलाषा करते हैं। अगला पद है, देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, विषम ग्रीष्म विषम बरखा को सम करियो है। सेनापति कवि कहते हैं यह मेरी कविता रचना की चतुराई है कि मैंने वर्षा ऋतु का भी ग्रीष्म ऋतु की तरह चमत्कारिक वर्णन कर दिया है। पहले में ग्रीष्म ऋतु का वर्षा की तरह, इसमें वर्षा ऋतु का ग्रीष्म की तरह चमत्कारिक वर्णन कर दिया है। अगला पद है, राखती न दोषे पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती हैं, जो ये पद मन को हरस उपजावती हैं, तजे को मन रस जो छंद सरसती हैं, अक्षर हैं विशद करति उसे आपसम, जाते जगतों की जरताऊ बिनसती हैं, मानो छविता की उद्बत सविता की, सेनापति कविता की कविताई बिलसत हैं। इसमें कवि सेनापति ने श्रेष्ठ शैली में अपनी कविता के साथ सविता, सूर्य का और कविता के दोनों पक्षों में अर्थ किया है। दोनों की अलग अलग व्याख्या हम करते हैं, पहला कविता के पक्ष में, दूसरा सविता अर्थात सूर्य के पक्ष में। इसमें कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। पिंगल कहते हैं छंद शास्त्र को, बुद्ध मतलब विद्वान, जोय मतलब देखना, अक्षर मतलब अक्षर, उपकंठ कहते हैं निकट को, उद्बत मतलब उदित होता हुआ, सविता कहते हैं सूर्य को। पहला पद कविता के पक्ष में कवि सेनापति कहते हैं, राखती न दोषे पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसत हैं, मेरी कविता में एक भी दोष नहीं है और यह छंद शास्त्र के लक्षणों का निर्वाह करता है। अर्थात इसमें काव्य के जो लक्षण होते हैं, अविधा लक्षणा व्यंजना, सभी इसके निर्वहन होता है। राखत इन दोषो पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसत हैं, मेरी कविता विद्वानों और कवियों के कंठों में निवास करती है। जो ये पद मन को हरस उपजावती हैं, जो अर्थात सभी विद्वान मेरी कविता को मौखिक पाठ करते हैं, उन्हें कंठस्थ करते हैं और मेरी कविता क्या कर रहे हैं, बुद्धि जोए मन पद मन को हरस उपजावती, मेरी कविता गुम्फित पद के अर्थ को सभी विद्वानों के मन को प्रसन्न करती है, आह्लादित करते हैं और इसके छंद इतने सरस हैं कि तजे को मन रस से जो छंद सरस्वती हैं कह रहे हैं, और इसके मेरी कविता के छंद इतने सरस हैं कि इनसे कानों का मधुर रसास्वाद होता रहता है। अर्थात इनसे उत्पन्न कर्ण रस को कौन छोड़ सकता है, इस भाव की वंदना की गई है। अक्षर है विशद करत उसे आपसम, जाते जगत की जरताऊ बिनसत हैं। अतः मेरी कविता के अक्षर वर्ण विन्यास सुंदर हैं तथा वे अपने भावाभिव्यक्त करते हैं। इनसे ज्ञान अर्थात अर्थ बोध से लोगों की जड़ अर्थात मूर्ख बुद्धि नष्ट हो जाती है। जाते जगत की जरताऊ बिनसत है, मतलब मेरी कविता को पढ़ने से जो मूर्ख भी होते हैं वो भी उसके अर्थ भाव को समझ करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उनकी अर्थात अर्थबोध से लोगों की जड़ बुद्धि नष्ट हो जाती है। मानो छविता को उद्बत सविता की सेना, पति कविता की कविताएं बिलसत हैं। इस तरह मेरी कविता उदय को प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तरह अत्यधिक शोभायमान होती है। अगला पद इसका सूर्य के पक्ष में कवि सेनापति कह रहे हैं, राखती न दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती हैं। सेनापति कवि कहते हैं, सूर्य अपने प्रकाश से रात्रि को नष्ट कर देता है और प्रातःकालीन पीले वर्ण के धुंधुलके को मिटाकर उसके पश्चात परिपुष्ट होता है। फिर कह रहे हैं, जोए पद मन को हरस उपजावती हैं, तजे को न मन रसे को छंद सरसती हैं। कह रहे हैं यह सूर्य सदा बुध और शुक्र नक्षत्र के समीप रहता हुआ शोभायमान होता है और अंधकार से ग्रस्त सभी प्राणियों के मन को हर्षित करता है। फिर कह रहे हैं, अक्षर हैं विशद करत उसे आपसम, जाते जगत की जरताऊ बिनसत हैं।
इनकी किरणों का परित्याग कौन कर सकता है, क्योंकि इससे तो वनस्पतियों में रस का संचार होता है। वनस्पतियों में रस का संचार होता है। सूर्य की किरणें अत्यंत स्पष्ट एवं प्रखर रहती है और उषा काल में ये सारे जगत को अपने समान आलोकित करती है। अक्षर है विशद करत उसे आपसम, जाते जगत की जरताओ विनसत हैं। ये जगत संसार की को इस उषा काल में सारे जगत की अपने समान आलोकित करती हैं, अर्थात इनसे संसार की जड़ता नष्ट हो जाती है और सूर्योदय होने पर सभी प्राणियों में चेतना आ जाती है। इस भाव की वंदना किया कवि सेनापति ने। मानो छवि ताकी उद्बत सब ताकी सेना, पति कवि ताकी कविताई बिलसत है। मानो सेनापति कवि की कविता की छवि का ध्यान रखकर सूर्य प्रतिदिन उदय को प्राप्त होकर शोभायमान होता रहता है। इसमें कवि सेनापति ने शीर्ष पदों के द्वारा सविता अर्थात सूर्य और कविता का चमत्कारी वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि सुंदर प्रयोग किया है। ये भी कवित छंद में रचित है। अगला पद है श्रृंगार वर्णन। सोहे संग आली रही रति हूं के उर साली, जोवन गरूर चाली चलती दुरद की, कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की। उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, सेनापति फूली मानो, क्योंकि मानो जुड़ा हुआ है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार कवि ने प्रयोग किया है। चांदनी सरद की छाए रही भर पूरी, पहिरे कपूर धुरी, नागरी अमर मूरी मदन दरद की। मृग मुख मृग लक्षण सो, कटी मृग राज की सो, मृग के सो दृग भाल बेंदी मृग मद की। इसमें कवि सेनापति ने श्रृंगार वर्णन के माध्यम से किसी नायिका की शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक सुषमा, उसके रूप लावण्य का बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया है। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ हैं। आली, आली का अर्थ है सखी के अर्थ में। दुरद कहते हैं हाथी को। फूल सी झरत मतलब फूलों की तरह झरती है, प्रसन्न होती हुई। नागरी मतलब चतुर। मूरी कहते हैं जड़ को, मूल को। मदन कहते हैं कामदेव को। इसको बताया गया है। मुर्ग, इसमें कवि कह रहे हैं मृगराज कहते हैं सिंह को, और मृगमत मतलब मृगमत का अर्थ हुआ कस्तूरी के अर्थ में हुआ। इसमें कह रहे हैं सोहे संग आली रही रति हूं के उरसाली, जोवन गरूर चाल चलती दुरद की। सेनापति कहते हैं वह नायिका अपनी संगियों के संग अत्यधिक शोभायमान हो रही है। उसकी रूप माधुरी को देखकर रति अर्थात कामदेव की पत्नी के हृदय में ईर्ष्यावश पीड़ा होने लगती है। सोहे संग आली अपने सखियों के संग शोभायमान है रहे रति हूं कि उर्साली, इससे कामदेव की पत्नी रति के हृदय में भी तकलीफ होती है। वो सखी देखने में इतनी सुंदर लग रही अपने सखियों के संग। जोबन गरूर चाल चलती दुरत की, वह नायिका यौवन के उन्माद से मदमस्त हाथी की तरह मंद गति से चलती है। कहे मुस्कात बात, अपने सखियों से जब बात करती है, मुस्कुराती हुई वार्तालाप करती है। फूल से झरत जात, ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके मुख कमल से सुंदर फूल झर रहे हों। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, तुलना किया गया है, उपमा अलंकार है। सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की, और कह रहे हैं वह अपनी सखियों से मुस्कुराती हुई वार्तालाप करती है, बातचीत करती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मुख कमल से सुंदर फूल झर रहे हों। सेनापति भी कहते हैं सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की। सेनापति कभी कहते हैं वह नायिका इस तरह प्रफुल्लित रहती है मानो शरद काल की शुभ्र चांदनी हो। छाई रही भर पूरी, पहिरे कपूर धूरी, नागरी अमर मूरी मदन दरद की। और वह सखियों के मध्य पूर्णतया छाई रहती है, अर्थात सखियों के मध्य में उसकी शरीर सुषमा अनुपम दिखाई देती है, और वह अपने शरीर पर कपूर का सुगंधित लेप किए रहते हैं। क्या ना, छाई रही भर पूरी, पहिरे कपूर धूरी, संपूर्ण आभूषणों से लैस होकर के और अपने शरीर में वो कपूर की खुशबू सुगंधित द्रव्य लेप किए रहती है। तथा नागरी अमर मूरी मदन दरद की, वह चतुर नायिका ऐसी लगती है मानो काम पीड़ा का उपचार करने के लिए अमर कर देने वाली कोई जड़ी बूटी हो। फिर मुख मृग लक्षण सो, उस नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। कटी मृग राज की सी, और कटी सिंह के कमर के समान पतली है। उसकी नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मृग लक्षण का अर्थ हुआ
कटी सिंह के कमर के समान पतली है तथा मृग के से दृग, उसकी जो आंखें हैं हिरण के समान है, नेत्रों के समान है, तथा दृग भाल बैंदी मृग मध्य की, और उसने अपने ललाट पर कस्तूरी की बिंदियां लगा रखी है। इसमें कवि सेनापति ने उपमान का और उपमा का अलंकार का बढ़िया प्रयोग किया है और सौंदर्य का परंपरागत चित्रण किया है। इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा और प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। कवित्व छंद में रचित रचना, कवित्व छंद में इसकी रचना की गई है और भाषा ब्रज है।